भारत सरकार द्वारा ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल 2026 को सार्वजनिक डोमेन में जारी किए जाने के बाद देश भर के मूल्यांकनकर्ताओं के बीच हलचल तेज हो गई है। सरकार ने सभी स्टेक होल्डरों से 22 फरवरी तक अपने सुझाव और आपत्ति दर्ज कराने की अपील की। इसी विषय को लेकर पिछले 10 दिनों से ऑल इंडिया वेलवर्स एसोसिएशन की 4 महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की गई। इन बैठकों में काउंसिल, लीगल कमेटी और देश के विभिन्न राज्यों से जुड़े प्रतिनिधियों ने भाग लिया। विस्तृत चर्चा के बाद सर्वसम्मत से एक ड्राफ्ट सुझाव पत्र तैयार किया गया, जिसे देश भर के मूल्यांकनकर्ताओं को भेजा गया है। एसोसिएशन की ओर से सभी सदस्यों से आग्रह किया गया है कि वे निर्धारित समय सीमा से पहले अपने सुझाव ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करें और साथ ही ईमेल के माध्यम से शिकायत समिति को प्रेषित करें, ताकि सभी बिंदुओं को संयुक्त रूप से सरकार तक पहुंचाया जा सके। इसी क्रम में आज ऑल इंडिया वेलवर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष इंजीनियर श्याम सुंदर दास ने देश के विभिन्न हिस्सों से सदस्यों की राय मीडिया के माध्यम से जाननी चाहिए। उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल 2026 का सीधा प्रभाव मूल्यांकन पेशे से जुड़े हजारों पेशेवरों पर पड़ेगा, इसीलिए सभी की सक्रिय भागीदारी बेहद जरूरी है। अध्यक्ष इंजीनियर श्याम सुंदर दास ने मूल्यांकनकर्ताओं, आम जनता और सरकार तीनों से संतुलित और व्यवहारिक सुझाव देने की अपील की। उनका कहना है कि नियम ऐसे हों जो पारदर्शिता बढ़ाएं, लेकिन पेशेवरों के कार्यक्रम में अनावश्यक जटिलता न उत्पन्न करें। उन्होंने ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन और सदस्यों की सूची भी साझा की और पत्रकारों से अनुरोध किया कि इस विषय को गंभीरता से उठाया जाए, ताकि एसोसिएशन की बात शासन प्रशासन तक प्रभावी ढंग से पहुंच सके। एसोसिएशन का मानना है कि यदि समय रहते ठोस और व्यवहारिक सुझाव सरकार तक पहुंचाए जाते हैं, तो नियमों में आवश्यक संशोधन संभव है, जिससे पेशे की गरिमा और कार्य प्रणाली दोनों सुरक्षित रह सकें। सर, अपना परिचय देते हुए बताइए कि इनकम टैक्स रूल में जो बदलाव हुआ है तो उस पर आपका क्या विचार है? तो मेरा परिचय कि मेरा नाम इंजीनियर श्याम सुंदर दास। तो मैं यहाँ पे ऑल इंडिया वैल्यू एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। और हमारा ऑल इंडिया वैल्यू एसोसिएशन में हम अभी फिलहाल 19 स्टेट से हमारा मेंबरशिप को कवर कर रहे हैं। और जहाँ तक इनकम टैक्स ड्राफ्ट रूल की बात है, देखिए रूल तो चेंज होती रहती है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ड्राफ्ट बना के सजेशन मांगी है सभी स्टेक होल्डर से। और 22 तारीख मतलब को लास्ट डेट है, रात को 12 बजे तक उनको सबमिट करनी है। तो सरकार तो अपने काम कर ही रही है, क्योंकि बदलाव तो होना चाहिए, लेकिन उसी बदलाव में जो अपने ड्राफ्ट करी गई है उसमें कुछ सजेशंस हमारी है। तो वो हम सरकार को सभी हमारा ऑल ओवर इंडिया में सबसे कह रखा है कि वो अपना मेंबर तो अपना जो सजेशंस है वो पोर्टल पे भी डाल लें और मेल पे भी कंसर्न मेंबर को, जो सदस्य मेंबर है और चेयरमैन है, उनको भी डाली जा रही है। हमारा बहुत सारे सजेशन है, लेकिन उससे दो मेन मुद्दा है। एक तो हमारा नंबर 1 है ग्रैंडफादरिंग क्लॉज है। तो ग्रैंडफादरिंग क्लॉज क्या होता है? जैसे ग्रैंडफादर का मतलब ये है कि नाना मतलब बुजुर्ग मतलब। तो जो बुजुर्ग से जो सालों से चली आ रही है उसमें कुछ चेंजेस नहीं होनी चाहिए। और जो हमारा 34 AB का जो रजिस्टर्ड एक्चुअली क्या ना, एक 1900 वेल्थ टैक्स एक्ट 1957 में एक वेल्थ टैक्स एक्ट में 34 AB मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने रजिस्टर कराती है। तो उसी बेस पे हम लोग सब काम करते हैं। वो जो आदमी डिग्री के 10 साल बाद ही इनकम टैक्स से एलिजिबल बनती है, 10 साल एक्सपीरियंस के बाद, तो वो ही कंटिन्यू हो रहना चाहिए। और उनको कोई दोबारा उसको ना एग्जाम देना पड़े, ना उसको कुछ मतलब फीस भी जमा करना पड़े, क्योंकि ये ग्रैंडफादरिंग क्लॉज है। और हम अपना मैं आपको बताऊं, बेसिकली मैं उड़ीसा का रहने वाला हूं और 35 साल से यहाँ रह रहा हूँ। उड़िया में कहावत है कि 3 मुंड वालों को अगर कोई चीज़ डाउट होती है तो 3 मुंड वालों पूछी जाए। आप अगर कहीं गांव में रहते होंगे देखोगे तो अब जो कहीं बैठते हैं बरामदा में, तो एक अपना सर होता है, दोनों पैर उठा बैठते हैं, उसको 3 मुंड कहते हैं। तो उड़िया में अच्छा कहावत है कि अगर कहीं कुछ जो डाउट होती है 3 मुंड से पूछो, मतलब 3 सर वालों को पूछो। 3 सर मतलब जो घुटने दोनों हो गए, सर हो गए। तो इसलिए जितना बुजुर्ग, जितना एक्सपीरियंस होती है उतना काम के लिए अच्छा होती है। जो वैल्यूअर्स है वो देश का आर्थिक विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है, तो उनको छेड़खानी करना अच्छी नहीं है। अभी कम से कम जो सर्वे के मुताबिक अभी कम से कम 40,000 करीब करीब इनकम टैक्स से रजिस्टर्ड जो 34 वैल्यूअर्स है, अगर ये रूल्स लागू करते हैं तो वो चीज़ें थोड़ी सी होगी। 40 जो लोग मतलब 1957 हो गया, तो अभी 2025 है, तो कम से कम तो 25 और कम से 50 57 से अभी तक कम से 65 70 साल का से ये सिस्टम चली आ रही है। ये सिस्टम में थोड़ी सुझाव बदलाव हो जा जरूरी है, लेकिन ये मतलब नहीं है कि जो सिस्टम पुरानी वैल्यूअर्स है उनको एग्जाम देना पड़े, उनको फीस देना पड़े, ये चीज़ें। अभी इसके पहले भी एक आर्किटेक्ट एक्ट आई थी 1972 में।
हाँ, तो उसमें उनका जितना 5 साल का एक्सपीरियंस थी, उनको सभी को पास क मतलब कंसीडर कर दी गई, जो वाले एग्जिस्टिंग थे उनको मान ली गई। ऐसे कि आरडीए, आईआरडीए में जिसे सर्वेयर और लॉस असेसर का पैनल होती है, वो 2020 में उनका आईआरडीए का एक्ट आई थी। उसके साथ जो एग्जिस्टिंग जो सर्वेयर थे, उनको कंसीडर कर दी गई विदाउट एनी एग्जाम, विदाउट एनी फीस। सिमिलरली जैसे अभी रिसेंटली आप देखे होंगे 2024 जुलाई में सरकार, भारत सरकार ने बीएनएस लागू करी। हाँ, तो पहले आईपीएस आईपीसी थी, अभी बीएनएस हो गई। तो क्या जो एडवोकेट प्रैक्टिस करते थे आईपीएस आईपीसी धारा पे, तो क्या वो एडवोकेट अभी बीएनएस से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं? तो उनको कोई एग्जाम देना नहीं पड़ रही है, ना उनको कोई मेंबरशिप लेनी पड़ रही है। तो जब आर्किटेक्ट एक्ट और आईआरडीए जिसमें सर्वेयर लॉ असेसर आपका पैनल कंट्रोल करता है, और एडवोकेट जिसमें आईपीसी इसे चेंज हो गए, भारत सरकार ने बीएनएस बना दी जुलाई 2024 में। तो जैसे प्रिंसिपल में वो सभी, क्योंकि आर्किटेक्ट भी और सर्व असेसर भी और एडवोकेट भी, वो भी प्रोफेशनल है, हम भी प्रोफेशनल है। तो जैसे उन लोगों का कंटिन्यू हो गई उनका जो ग्रैंड फादरिंग क्लॉज के हिसाब से, तो ऐसे जो 34 के वैल्यूअर्स है, वो ग्रैंड फादरिंग क्लॉज के हिसाब से उनको भी इसमें छूट मिलनी चाहिए। ये तो हमारा ग्रैंड फादरिंग क्लॉज हुआ। एक्चुअली समस्या शुरू हो रही है, जो सरकार ने कहा है कि आपको आरवीओ से आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। आरवीओ का मतलब रजिस्टर्ड वैल्यूर ऑर्गेनाइजेशंस। देखने को, नाम सुनने को तो बहुत बड़ा दिखता है, रजिस्टर्ड वैल्यूर ऑर्गेनाइजेशंस, लेकिन ये सब प्राइवेट बॉडी होते हैं। ये प्राइवेट बॉडी में जो डायरेक्टर डायरेक्टर गवर्न करती है, उनका पूरा मैनेज करती है। तो कोई भी कंपनी, उसमें कोई क्वालिफिकेशन भी तय नहीं है। आम वैल्यूअर है, हम 34 वैल्यू से बीटेक होल्डर है, कोई बीआर के, मतलब हम लोग इंजीनियर डिग्री होल्डर है, और हमें कंट्रोल कौन करेगा? डायरेक्टर। वो डायरेक्टर चाहे वो मैट्रिक फेल हो, क्या कुछ हो, वो हमें कंट्रोल करेगा। क्या ये सरकार को ये नहीं लग रहा है, ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी वैल्यूअर्स के लिए अपमान है? या तो चलो आरवीओ हो जहाँ पे उसका क्वालिफिकेशन हो, वो कहीं मेटे एमटे की हो, वैल्यूअर्स हुआ हो, इस ढंग से हो, चलो ठीक है। तो इसलिए आरवीओ को रजिस्टर्ड वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स रजिस्ट्रेशन कराती है, वो सरल गलत सिस्टम है। जब जिसमें कि डायरेक्टर का मिनिमम क्वालिफिकेशन तय नहीं है। आप इधर वैल्यूअर्स का मिनिमम तय क्वालिफिकेशन तय करो, बीटेक होना चाहिए, और उधर जो जो आरवीओ चला रहा है रजिस्टर्ड वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेड का क्वालिफिकेशन क्या? कुछ नहीं है। वो चाहे 5वां पास हो, छठा पास हो, कोई क्वालिफिकेशन तो ही नहीं है। तो ये सरासर गलत सिस्टम है। भारत सरकार को इस पर ध्यान देनी चाहिए। आरबीओ को जो क्वालिफिकेशन है वो तय होनी चाहिए। दूसरी बात है, हमें आरबीओ क्या करता है, आरबीओ 50 घंटे ट्रेनिंग देता है। 50 घंटे क्या करता है वो? 15,000 से लेकर, क्योंकि इंडिया में करीब 13 से 14 आरवीओज हैं, और जिसमें से एक आरवीओ का तो वो डिलिस्टेड हो गई, क्यों? वो देखो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो गड़बड़ होने के चांसेस तो रहेगी। तो उसी बेस पे जांच चल के वो एक आरवीओ को सस्पेंड कर दी गई 2 साल के लिए। तो क्या होता है, जो 40,000 वैल्यूअर्स है पूरा ऑल ओवर इंडिया जो प्रैक्टिस करते हैं अभी, आप समझ लो कितना अफेक्टेड होंगे। 40,000 वैल्यूअर्स में उनका फैमिली मेम्बर देखिए, हर वैल्यूअर पास 5 6 7 स्टाफ काम करते हैं, उनका फैमिली देखिए। इसका मतलब एक वैल्यूअर को अंडर में, मतलब फैमिली मेंबर में कम से कम 40 से 50 आदमी जुड़े हुए हैं। तो अगर 40,000 अगर वैल्यूअर को डिस्टर्ब हो जाएंगे, असल में उनका क्या रहे, उनका भविष्य क्या होगी? तो इसलिए ये सब ध्यान देनी जरूरी है। और एक्चुअली क्या है, कमर्शियलाइजेशन ऐसा हो गई है कि एक वैल्यूअर से 15 से लेकर 2500 रुपये लेते हैं ये लोग ट्रेनिंग देने के लिए, जिसको 50,000 ट्रेनिंग के नाम पे कहते हैं। आप समझो 40,000 इंटू 25,000, समझो कितना करोड़ में पहुंच रहे पैसा। तो ये सब पैसे का खेल है। तो इसमें सरकार, पता नहीं सरकार को इसका ज्ञान है या नहीं है, लेकिन सरकार को इसको डीपली सोचनी पड़ेगी कि आरवीओ से मतलब क्या। नो डाउट हमको गवर्न करने के लिए कोई अथॉरिटी होना चाहिए, लेकिन वो अथॉरिटी आरवीओ क्यों है? सबके मन में ये सवाल है, आरवीओ क्यों है? सपोज हम लोग इनकम टैक्स से रजिस्टर्ड है, हमारा सीनियर, हमारा कमिश्नर इनकम टैक्स है, प्रिंसिपल कमिश्नर सीसीआईटी है, तो हमारा गवर्निंग अथॉरिटी वही थे, अभी वही रहना चाहिए। बाकी जहाँ तक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, अब मान लो ठीक है, हमारा डेटी और हर चीज़ नियम कानून बदल रही है, तो सबको ज्ञान होना जरूरी है। वो ज्ञान के लिए हमारा जो ऑल इंडिया वैल्यूज एसोसिएशन हर महीने की पहला शनिवार को वेबिनार करते हैं, 2 घंटा ट्रेनिंग देती है। हम 2 घंटे को पैसा नहीं लेते हैं, हम मेंबर को फ्री में पढ़ाते हैं, ताकि हमारा टेक्निकल नॉलेज अपग्रेड हो जाए। तो आप समझो अगर 2 घंटे पर डे से वेबिनार हुआ, तो साल में 12 महीने बाद 24 घंटे, तो 24 घंटे हम अपना मेंबर को फ्री में पढ़ाते हैं, और अलग अलग टॉपिक पढ़ाते हैं। और ये भी हम जो है बैंक अथॉरिटी का, इनकम टैक्स कमिश्नर, चीफ कमिश्नर और दूसरा अथॉरिटी को हम आज चीफ गेस्ट बुलाते हैं, उनका प्रेजेंस में हमको पढ़ाते हैं, उसके लिए हम पैसा नहीं लेते हैं। लेकिन आरवीओ क्या करता है, एक उनको 16 पॉइंट का सिस्टम है,
सीईपी का करके नाम है, 16 घंटे उनको पढ़ने, 16 पॉइंट उनको लेनी होती है साल में एक बार। 16 पॉइंट के लिए क्या करते हैं, वो 250 से लेकर से 500 तक वो फीस भी चार्ज करते हैं। ये मान के चलो 250 या मतलब 500 इंटू 16, 8,000 हो गया। मतलब मेंबर को जो आरबीआई से रजिस्टर करेंगे उनको 8,000 साल में सीईपी को देनी है। फिर 25,000 रुपया 50 ट्रेनिंग के देनी है। फिर एक मॉक टेस्ट करेंगे वो देनी है। फिर रिफ्रेशर कोर्स वो देनी है। कम से कम मैं आरबीओ जो पास किए हुए लड़के हैं उनसे पूछ रहा था, इनका कहना कि सर 50 से 60 हज़ार रुपया हमारा साल का खर्चा है। आमदनी कितना? कुछ नहीं है, जीरो है। तो इसीलिए हम ऐसा आरबीओ को, ऐसा ऑर्गेनाइज को हमारे हेड क्यों बनाना चाह रहे हैं जो सिर्फ हमारा पैसा ही लूट रहा है। अगर एक वैल्योर से 50,000 रुपये लूट रहे हैं आरबीओ, तो हमारा 40,000 मेंबर है। आप कुछ समझ लो कि साल में हम कितना पैसा वैल्योर्स का जेब से हम आरबीओ जो कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कोई नियम कानून नहीं है, उसका कोई डायरेक्टर कोई क्वालिफिकेशन तय नहीं है, हम उनको दे रहे हैं। इससे अच्छा तो बेहतर ये होगा कि जो हमारा कंट्रोलिंग अथॉरिटी होना जरूर निश्चित होना चाहिए। बिना कंट्रोल में वैल्यूर्स का काम कंट्रोल कौन करेगा? तो हमारा कंट्रोलिंग अथॉरिटी या तो प्रिंसिपल सीसीआईटी बने या सीसीआईटी बने जहां से हम लोग रजिस्टर्ड है। बाकी जहां तक ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, हम ऑफलाइन ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। ये 16 का जो सीपी है वो तो ऑनलाइन करते हैं। हम तो कह रहे हैं इसको और भी मॉडिफाई करिए। जैसे हम कानपुर है, कानपुर हमारे एचबीटीयू इंजीनियरिंग कॉलेज है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जहाँ जहाँ पे सिटी में इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, वहाँ का वैल्यू से कहिए कि सिस्टम बना लें, उसका जो पैसा हम देंगे कम से कम ये तो होगा कि हम सरकार को ही दे रहे हैं। अभी क्या जो आरबीओज है वो कह रहे हैं कि नॉन प्रॉफिट न ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन अगर एक्चुअली जांच करी जाए ईमानदारी से, आप देखिएगा ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कभी कतई है ही नहीं है। ये प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से, अगर नॉन प्रॉफिट होता तो इतना पैसा क्यों लेते? तो इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी हमारा आरवीओ न बने कतई, क्योंकि आरवीओ एक कलेक्शन का माध्यम है। तो हम अगर फीस देना होगा हम सरकार को देंगे, सरकार कैसे पढ़ेंगे हमारा, और जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी सरकार हो। हर आरवीओ का डायरेक्टर कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, एक अनक्वालिफाइड आरवीओ का डायरेक्टर के अंडर में हम ट्रेनिंग करेंगे, वो हमारा कंट्रोल करेगा। ये कैसे नियम है? तो ये नियम बनाने से पहले एक बार सोचनी चाहिए। तो इसमें सुधार होना चाहिए। हमारा कंट्रोलिंग अथॉरिटी या तो प्रिंसिपल सीसीआईटी हो या सीसीआईटी, जो शहर में जैसे कानपुर में प्रिंसिपल सीसीआईटी बैठते हैं और सीसीआईटी बैठते हैं, कुछ शहर में सीसीआईटी खाली बैठते हैं, उस शहर में सीसीआईटी को इंचार्ज बनाया जाए, वो हमारा कंट्रोलिंग अथॉरिटी बने, वो इज्जत रहेगी। अगर कोई इंस्टीट्यूट है उसका डायरेक्टर या वीसी है, वो क्वालिफाइड पर्सन होते हैं, लेकिन हमारा आरबीआई जो हमको ट्रेनिंग देगा, हमारा कंट्रोल करेगा, उसको क्वालिफिकेशन ही नहीं है। तो ये चीज़ें सिस्टम गलत है। जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है इनसे भी अनुरोध करूंगा, आरवीओ को जो देने के पहले उनका मिनिमम क्वालिफिकेशन तय कर ले कि जो आरवीओ में रहेंगे उनका टीम क्या है क्या नहीं, कुछ निश्चित नहीं, उनका कोई परमानेंट स्टाफ ही नहीं है और हमारा कंट्रोल अथॉरिटी है। ये निहायत ही गलत बात है। इसलिए मैं सरकार से मतलब आप कहना चाहते हैं ना कि जो ये सरकार द्वारा ट्रेनिंग का वो किया हम जाए, चाहते हैं सरकार के हम माध्यम देखो, से। हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रजिस्टर्ड वैल्यूअर है। तो हम सरकार की पार्ट है। जितने बैंक से, नेशनल बैंक से, जो भी हम बैंक से हम सब काम करते हैं, नॉन बैंकिंग काम करते हैं, मतलब देश की आर्थिक गति के लिए हम सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी है। और ये इम्पोर्टेंट कड़ी को आप क्या कर रहे हो, ये प्राइवेट के हाथ में बेच दे रहे हो। ये गलत है। ये कॉर्पोरेट सेक्टर से ये सिस्टम गलत है, जिसको कि पब्लिक भी नहीं चाहेगा। पब्लिक कभी नहीं चाहेगा। उनका एक जो मूल्यांकन करता है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल बॉडी है, खाली मूल्यांकन करता नहीं है, बाकी प्रोफेशनल, चाहे एडवोकेट हो या आर्किटेक्ट हो, कोई भी नहीं चाहेगा कि एक प्रोफेशनल बॉडी को आप प्राइवेट हाथ में बेच दो। ये तो बेचने वाली सिस्टम हुआ ना। आप प्राइवेट बॉडी जिसमें डायरेक्टर कोई क्वालिफिकेशन नहीं है और उसको आपने हमारा ऑथराइजेशन उनका कंट्रोल मेथड बना रहे हो। और आज तो मान लो 50,000 खर्च कर रहे हैं, अगर बाईलॉ अगर सरकार रूल पास कर देगा, वो 50 क्या उनका मुंह मांग पैसा मांगेंगे, और क्योंकि हमारे पास कुछ कंट्रोल होगा नहीं। इसलिए सरकार से बिना निवेदन है, इस बात पे थोड़ी सी गैर से दिए, हम लोग रिप्रेजेंटेशन हम भेज ही रहे हैं, तो इस पे गहरे सोचे और आरबीओ का सिस्टम चेंज कर दे। हम सरकार के साथ है, हमारा कंट्रोलिंग होना चाहिए, लेकिन कंट्रोलिंग सरकार की इंस्टीट्यूट या सरकार की ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हो, ना कि प्राइवेट बॉडी से हो। सर इसकी लिखित शिकायत जैसे उच्च अधिकारियों को दी, जैसे सरकार द्वारा अगर आप बात पहुंचे आपकी। एक्चुअली हमारा जो कमेटी बनी है, देखो सरकार जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, मतलब ये नहीं, एक उन्होंने कमेटी बनाई, एक ड्राफ्ट बनाई और पब्लिक से सजेशन मांगी, तो सरकार अपने तरफ से जो कर रहा है ठीक कर रहा। मतलब उन्होंने अगर मान लो सजेशन न मांगते तो हम कहते आप सरकार अपने मनमानी कर दी, या एक कमेटी न बना तो हम कहते मनमानी कर दी। तो सरकार अपने मनमानी नहीं कर रही, हो सकता अनजान में सरकार से गलती न हो जाए, इसीलिए हम उनको सचेत कर रहे हैं सरकार को कि ये चीज़ें सुधार करी जाए, ताकि आगे कोई पब्लिक का शिकायत न हो।
बाकी जहाँ तक अधिकारी का बात है, टोटल हम आपको लिस्ट एक देंगे तो हम अनुरोध करेंगे आपको कि इसको भी सर्कुलेट कर लें। टोटल 31 मेंबर है हमारा काउंसिल चेयरमैन साहब को मिला के। तो इनको सब तक हम मेल भी कर रहे हैं, और जो उनका पोर्टल में जो शिकायत दर्ज करनी थी वो भी शिकायत दर्ज कर रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया से जा ही रही है, लेकिन सरकार को इस पर ध्यान से विचार करना चाहिए और इस पर कंसिडर करना चाहिए। तो हमारा बैजंत पंडा सर चेयरमैन है, और जो सभी मेंबर जो ड्राफ्ट कमेटी है, सबसे हम अपना 40,000 वैल्यूअर्स जो देश का आर्थिक विकास के लिए मदद कर रहे हैं सरकार को, उनके साथ जो खिलवाड़ हो रही है उसको गहराई से ले, और हमारा जो बातें वो सरकार तक पहुंचे, क्योंकि चेयरमैन साहब खुद ही इंचार्ज है इसकी। तो चेयरमैन साहब से अनुरोध है, बैजंत पंडा सर से, कि सर हमारा सबकी जो है मूल्यांकनकर्ता का जो दुख तकलीफ है वो सुने, और आरबीओ को अंडर में हमें कतई न रखे। आप सिस्टम अच्छा है, आरबीओ की जगह पे कोई सरकारी इंस्टीट्यूशन बना दीजिए। हमारा इंचार्ज, हमारा जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी वो सीसीआईटी बने या प्रिंसिपल सीसीआईटी बने, और ट्रेनिंग देने वाली बात है। और ट्रेनिंग कोई भी लोकल जो इंजीनियरिंग का गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हो, हम प्राइवेट का भी नहीं बात कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हो, वहाँ फीस निर्धारित हो, हम वहाँ फीस दें, वहाँ पढ़े, कोई दिक्कत नहीं। मतलब हर जाके अप्रोचेबल हो। मतलब जो आरबीओ क्या कर रहा है और ऑफलाइन ट्रेनिंग कर रहा है, कोई आदमी यहाँ पे 4 से दूर है वो और कहीं बुला रहा है, तो लोकलाइज होने से हम देखो, हम अपना पेट भी पालना जरूरी है। हम जाके 4-6 दिन वहाँ होटल में रुके, ये भी पैसा खर्चा भी है। तो इसे लोकलाइज जो नियरेस्ट सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज हो उसको चुने, और उसमें हमको ट्रेनिंग दे, साल में 1 बार हो या साल में 3 बार हो। 16 घंटा वो सीपी में देना है, हम 16 घंटा पढ़ने के तैयार है साल भर में, चाहे एक बार में हो या साल में 2-3 अलग अलग टीम में हो। बाकी हमारा जो एसोसिएशन ऑल इंडिया वैल्यूज एसोसिएशन है, ये हमारा मेंबर को पर मंथ 2 घंटे का ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो पैसा बिना पैसे की। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हम ही हुए, आरबीओ हुआ। आरबीओ तो पैसा लेता है, हम तो पैसा नहीं लेते। हमारा तो 1,000 रुपया साल में हम मेंबरशिप लेते हैं, उसी में हम उनको सब करते हैं। साल में एक बार हम नेशनल सेमिनार भी करते हैं, और 12 महीने 12 बार हम लोग वेबिनार भी करते हैं। तो जाहिर सी बात है, हम सोच रहे हैं आरबीओ जो 13-14 है उससे ज़्यादा काम हम करते हैं। तो इसलिए ये आरबीओ का ट्रेनिंग का चक्कर छोड़े, आरबीओ कंट्रोलिंग वाली अथॉरिटी उनको अंदर के सरकार डिपेंड करे। हम आपका अधीन रहना चाहते हैं, लेकिन हमारा कंट्रोलिंग अथॉरिटी हमारा स्टैंडर्ड का हो। ये ना कोई प्राइवेट का जो डायरेक्टर का मिनिमम क्वालिफिकेशन तो आपने नहीं करी, हमको आप उसके अंडर में कर दे रहे हो, ये निहायत ही गलत है। इस पर जो है आपको ध्यान देनी पड़ेगी। बाकी हमारा मूल्यांकन करता, चाहे हमारा आईवा का मेंबर हो या पूरा ऑल ओवर इंडिया है, ये हमारा भविष्य सवाल है, हमारा कैरियर का सवाल है, हमारी इज्जत का सवाल है। हमारी इज्जत को ध्यान में रखते हुए, आप कभी, कोई भी नहीं चाहेगा हम आरबीओ के अंडर में हो जाएं। तो इसलिए हमारी इज्जत को ध्यान में रखते हुए 22 तारीख रात को 12 बजे तक आप जरूर अपने जो शिकायत है वो दर्ज कराए, पोर्टल पे भी और लिखित में भी। ऑल इंडिया वैल्यूज एसोसिएशन ने पूरा ड्राफ्ट करके पूरा ऑल ओवर इंडिया सर्कुलेट कर चुका है, 4-5 दिन से कर ही चुका है, अभी कर भी रहा है। अगर आपका कोई डाउट अभी भी है, आज संडे होने के बावजूद भी हमारा ऑफिस खुला है, तो अगर कोई भी दिक्कत होगी हमारा ऑफिस का नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए, या मेरे नंबर से फ़ोन करके बताइए। मेरा नंबर है 9415133192, और दूसरा नंबर है 8808060010। इसमें दोनों नंबर से हमें आपके लिए पूरा 24 घंटे उपलब्ध है। आज रात को 12 बजे तक जिन्ना रहना मरना, हमारा सभी खाना पीना काम, सभी काम छोड़ते हुए सभी मूल्यांकनकर्ता से अनुरोध है, ये आज लग जाए, रात को 12 बजे तक हमारा जितना भी शिकायत है वो शिकायत दर्ज कराए, ताकि सरकार तक हमारा बातें पहुंचे। और आम जनता से हम अनुरोध करेंगे कि आपसे हम दिल से जुड़े हुए हैं। आपका जो भी विकास आपका हो रहा है और आपका देश का हो रहा है, आपका लोकली हो रहा है, सब मूल्यांकनकर्ता का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और आप लोगों का सपोर्ट हमको बड़ी ज़रूरी है। तो हम चाहेंगे कि हम जितना हमारा कमेटी के सदस्य और आपका एमपीज एमएलएज है, ताकि ये अपने आप मूल्यांकनकर्ता को आपका परिवार का सदस्य समझिए, और उनका दुख दर्द आप समझिए, और उसी दुख दर्द तक आपका जो घनिष्ठ मित्र होंगे, और निश्चित बात है अब इतना बड़ा देश में आप लोग सबका कहीं ना कहीं एमपी एमएलए मंत्री प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट सबसे कहीं ना कहीं आपका परिचय होगी। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप सबसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि हमारा दुख भी उनका तो पहुंचाइए, और हमारा जो पीड़ा है वो पीड़ा उन तक पहुंचाइए। आप हमारे पीड़ा को समझिए, हम भी आपका परिवार के सदस्य है, हमारा पीड़ा को समझते हुए आप इस पे सरकार तक हमारी बातें पहुंचाने की कोशिश करिए। धन्यवाद।